और इन संत गुरु और महापुरुषों के आंदोलन को जिन्होंने कानून का रूप दिया, करोड़ों दुखी, वंचित और पीड़ितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को माननीय कांशीराम जी ने पूरे देश भर में ले गया। इनको मैं नमन करता हूं। माननीय कांशीराम जी के चरणों में वंदन करता हूं और इन सभी महापुरुषों के विचारों को अपने मजबूत कंधों पर पूरे देश भर में अपना जीवन लगाकर बहन कुमारी मायावती जी ने जो कामयाब बनाया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं उनको भी नमन करता हूं। आज इस जन्म जयंती समारोह में हमारे बीच में उपस्थित गोंदिया जिला बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हमारे बड़े भाई परम सम्मानित पंकज वासनिक जी, डॉक्टर तुलकर साहब, आदरणीय अनिल बावने जी, और इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से पूरे जिले में गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हमारे तेज तर्रार अध्यक्ष आदरणीय पूर्व पार्षद सुनील भरने जी, मंच पर उपस्थित है हमारे पार्षद महोदय आदरणीय संजय गुरु जी, जयंती समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डोंगरे जी, और वाराणसी से हमारे बीच में खोबरागढ़ जी भी हमारे ओबीसी समाज के हैं, और हमारे साथी मोहसिन खान जी, वाराणसी से हमारे प्रकाश सागर जी जो हमारे फूले साहू अम्बेडकरी गीत के प्रख्यात गायक है, वहां जगह जाते हैं, आज आपके बीच में भी आए हुए हैं। और इस भीमनगर के मैदान में बड़ी संख्या में काफी दिनों के बाद इस जन्म जयंती समारोह में आप मुझे सुनने आए हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, ढेर सारी हमारी माता बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे। साथियों, निश्चित ही हम लोगों के लिए आज बहुत मंगलमय दिन है। माननीय साहब कांशीराम जी ये अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान थी। पढ़ाई लिखाई के बाद सन 1964 में पूना के पास डीआरडीओ नाम का एक भारत सरकार का उपक्रम है, वहां पर नौकरी करने के लिए आए। जब माननीय साहब नौकरी करने के लिए आए तब तक उनको ये पता नहीं था कि बाबा साहब कौन है, वो नहीं जानते थे। उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। जिस संस्थान में उनकी नौकरी थी वहां पर एक घटना घटी और उस घटना की वजह से उनको जानने का मौका मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। उस घटना में जिस व्यक्ति ने हड़ताल की थी, दीना भाना नाम के आदमी ने, उसने साहब को एक किताब दिया। उस किताब का नाम है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में लाहौर में जात पात तोड़ो मंडल ने एक सभा बुलाई थी और उस सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। उस सभा में उनका भाषण होना था, भाषण लिखित होता था, तो जात पात तोड़ो मंडल ने भाषण बुलाया बाबा साहब अम्बेडकर का। जो भाषण पढ़ा तो मंडल वालों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपका यह भाषण अगर लाहौर में होगा तो लाहौर में दंगे भड़क जाएंगे, इसमें आप बदलाव कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसकी एक लाइन बहुत दूर की बात है, इसका एक कामा भी नहीं बदला जा सकता। आप मेरा भाषण कराओ तो ठीक है, ना कराओ तो ठीक है। 1935 में भाषण हुआ नहीं, वो बाद में किताब बन गई और उस किताब का नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। यह किताब कांशीराम जी को दी गई 1964 में। इस किताब को साहब कहते हैं कि मैंने घर जाकर जिस कमरे में मैं रहता था वहां जाकर मैंने रात भर में 6 बार पढ़ी, एक बार में मुझे समझ में नहीं आई।
आप लोग भी पढ़ोगे तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मनोहर साहब जैसे आदमी को वो किताब जब 6 बार में समझ में आई तो आपको बहुत ज्यादा कुछ समझता नहीं है, कितनी बार में समझेंगे मुझे पता नहीं। तो साहब कहते हैं कि मुझे 6 बार में ये बात समझ में आई कि इस देश में हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमारी कुटाई पिटाई होती होगी, हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता होगा, हमारा अपमान होता होगा, हमारे हक छीने जाते होंगे, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है जाति। वो क्या है? जाति। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति इतना बड़ा शैतान है, आप जिस भी दिशा में जाओगे ये आपका रास्ता रोक देगा। चाहे आप नौकरी करने जाओ तो आपका रास्ता रुकेगा। आपके गोंदिया का कलेक्टर हमारे बालाघाट जिले में आया था, कलेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट पर था, पर लोग क्या बोलते थे, कौन है? जाति बीच में आई कि नहीं आई? इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक जज था भगवान दास सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, महत्तर जाति का था। भगवान दास कहते थे कि इस देश में कुछ लोग हैं जो सड़कों पर अपनी जात बोलते हैं तो उनका सीना 3 इंच फूल जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति छुपाते हैं और जाति बताते हैं तो उनका सीना 3 इंच नीचे घुस जाता है। जाति। बाबा साहब कहते हैं कि इसको खत्म करो, बगैर तुम किसी भी क्षेत्र में सम्मान का जीवन नहीं जी सकते। राजनीति में जाओगे तो आपका जाति पीछा करेगी। आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, आप कितने चरित्रवान हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग पूछेंगे कौन है रे? फलानी जाति का है, दाल चूल्हे में डाल इसको। उसका उदाहरण है 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर जब भंडारा में खड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जब भंडारा में खड़े हुए तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति पूरे दुनिया में शायद कोई है। वो भारत के संविधान निर्माता थे, वो अर्थशास्त्री थे, उनके पास 32 डिग्री और 4 PhD थी। बाबा साहब के पास 32 डिग्री और 4 PhD थी। पहली डिग्री पढ़ोगे और आखिरी में जाओगे तो पहली भूल जाओगे, इतनी बड़ी डिग्री थी। उस बाबा साहब अम्बेडकर को भंडारा में क्यों हराया गया? सिर्फ इसलिए हराया गया कि बाबा साहब की जाति बीच में आ गई। अगर बाबा साहब जाति के नहीं होते दोस्तों तो बाबा साहब के हारने का कोई भी कारण नहीं था क्या? कोई भी कारण नहीं था। बाबा साहब कहता है इसको खत्म करो, खत्म करे बगैर जिंदगी के किसी क्षेत्र में जाओगे सक्सेस नहीं हो सकते। व्यापार के क्षेत्र में जाओगे तो पूछा जाएगा कौन है, किसकी दुकान है, किसका धंधा है, किसका पेट्रोल पंप है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। जिस भी दिशा में जाओगे लोग पूछेंगे, इसलिए खत्म करो। कांशीराम जी कहते कौन खत्म करेगा? अगर मैं किसी से कहूं कि तुम खत्म कर दो, एक उंगली का इशारा उसके तरफ होगा, लेकिन 4 उंगली का इशारा मेरे तरफ होगा। कांशीराम साहब ने कहा व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? किससे बोलूं खत्म करो, मैं खत्म क्यों नहीं कर सकता हूं? प्रण कर लिया उसी रात को, नहीं करूंगा सरकार की नौकरी, नहीं करूंगा सरकार की नौकरी, नहीं करूंगा मैं शादी और विवाह, नहीं बसाऊंगा परिवार, मैं खत्म करूंगा। उसी रात को तय कर लिया कांशीराम साहब ने कि मैं खत्म करूंगा। 30 साल का एक नौजवान प्रण ले लिया उसी रात को कि मैं खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारा काम मैं करूंगा। एक बार घर जाता हूं और साहब एक बार घर चले गए। जब घर गए तो एक किताब, एक फोटो लगी बाबा साहब अम्बेडकर की। माता जी बताती कि फोटो लाया था, उस फोटो को देख देख के होता था। 8-9 दिन बाद घर वापस आ गए पंजाब से अपने पुणे में, और 8-9 दिन वापस आने के बाद अपनी मां को 24 पेज का एक खत लिख दिया, एक लेटर लिख दिया। क्योंकि तब मोबाइल नहीं थे तो मैसेज का जमाना नहीं था, मोबाइल तो मैसेज कर देते माँ बाप को, तो मोबाइल उस जमाने में थे नहीं दोस्तों। इसलिए खत लिखा कांशीराम साहब ने, जो खत लखनऊ के कांशीराम स्मारक की दीवारों पर उकेरा गया है। क्या लिखा है? आज से कांशीराम घर नहीं आएगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मेरा कोई नातेदार नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा। देखो, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है तो उसका रिश्तेदार भी होता है, नातेदार भी होता है कि नहीं है? खत में लिखा कि मां आज से मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मेरा कोई नातेदार नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरा परिवार होगा मेरा बहुजन समाज,
मेरा परिवार होगा मेरा बहुजन समाज, और मैं सेहरा बांध लिया हूं इस समाज को राजा बनाने के लिए। 24 पेज का एक खत अपनी मां के नाम पर कांशीराम साहब ने भेज दिया। जब वो खत घर पहुंचा तो मां बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये बेटा परिवार की उम्मीद था, ये बेटा परिवार की उम्मीद था, नौकरी करने के लिए आया था। बाप ने बड़े जिल्लत से पढ़ा था, खेती किसानी करके मेहनत मजदूरी करके मेरा बेटा सरकार की नौकरी करेगा, मेरा दिल बदल गया है, पर बेटा वापस से नहीं आया घर। तो बाद के जितने हुए बाबा जी ने स्कूल भेजा ही नहीं। अरे उन्होंने कहा एक तो पढ़ाया घर ही नहीं आए, बोले बाकी आज ही नहीं आएंगे। बात के पूरे स्कूल ही नहीं भेजा, उन्होंने कहा जाओ ही मत, क्योंकि एक तो मैंने भेजा था तो मैं गया तो आज तक वापस आया भी नहीं, मिला भी नहीं, दिखा भी नहीं। बात के पढ़ाए नहीं गए तो जितने थे। जब खत गया तो मां दौड़ी 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 पूना चली आई। कमरा बंद मिला, एक दिन रुकी, उनके रिश्तेदार थे उनके यहाँ पर 2 दिन रुकी, 4 दिन रुकी, 5 दिन रुकी। उसने कहा भैया मेरा काशी बताओ कहाँ है। उसने कहा पता नहीं, वो आता नहीं है, जाता नहीं है, आजकल वो अम्बेडकर 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 चिल्लाता रहता है, पता नहीं कब आएगा कब जाएगा। मां महीने में रुकी पूना में, हताश होकर वापस चली गई। नहीं मिले साहब नहीं मिले। वो गांव गांव घूमते थे साहब गांव गांव घूमते थे। 1965 में कांशीराम साहब ने इस्तीफा दे दिया सरकार की नौकरी से, सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया साहब ने। और जो भी 1 साल की तनख्वाह उनका जो भी रहेगी कुछ नहीं उठाया, सब छोड़ छाड़ कर दिया, चले गए। कसम खा लिया घर नहीं जाऊंगा, परिवार नहीं होगा, नातेदार नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, मेरी संपत्ति नहीं होगी, बहुजन समाज मेरा परिवार है। पता किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कौन चलाते हैं, तो मालूम हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता हैं महाराष्ट्र में, वो लोग इस आंदोलन को चलाते हैं। और इसलिए आरपीआई के लोगों से मनोहर साहब ने मुलाकात किया तो वो मीटिंगों में जाने लगे। साहब आरपीआई में थे, पहले इसको ध्यान रखो, महाराष्ट्र में साहब आरपीआई में थे। वो आरपीआई में गए तो आरपीआई के नेता वो तो बड़े पुराने लोग थे, बाबा साहब के जमाने के लोग थे, उनके 7 लोग चले हुए थे। और बाबा साहब के खून का होने का उनको बड़ा घमंड भी था। और ये लड़का नौजवान 30 साल का है, कहानी पता पंजाब से आया है, ये पता नहीं हमें क्या अम्बेडकर समझाएगा। तो साहब की बात वो अनसुनी करते थे। 1971 आते आते इस देश में लोकसभा का चुनाव आ गया, जैसे आज आया हुआ है 71 में। साहब कहते हैं कि 1971 में गाड़गे बाबा धर्मशाला पंढरपुर में, पंढरपुर की गाड़गे बाबा धर्मशाला में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। किस बात के लिए हुई? गठबंधन के लिए भी, युति के लिए। ऐसा भी चल रहा है, युति चल रही कि नहीं? अभी चल रहा है गठबंधन, अभी इसका गठबंधन उससे, उसका उससे, उसका उससे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब परेशान है। मायावती का किससे है? क्यों भाई परेशान है कि नहीं आप लोग? है ना परेशान आप लोग की मायावती का किससे है? तो उस समय कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं इस हैसियत का आदमी नहीं था और ना मैं इस हैसियत का कार्यकर्ता था कि मैं बैठक में बुलाया जाता। इसलिए गाड़गे बाबा धर्मशाला के बाहर जो खिड़की थी, उस खिड़की के बाहर खड़ा होकर मैं सुन रहा था अंदर क्या हो रहा है। तो बोले कांग्रेस तरफ से मोहन धारिया थे, कांग्रेस तरफ से मोहन धारिया थे और रिपब्लिकन पार्टी तरफ से दादा साहब गायकवाड़, ये नेता थे। युति होना है, गठबंधन होना है। भाई गठबंधन का मतलब समझौता, समझौता मतलब बराबरी में होता है कि नहीं होता है? घंटे 2 घंटे बोले बैठक चली और बैठक के बाद दोनों नेता बाहर आए और दोनों नेता जब बाहर आए तो उन्होंने अनाउंस किया गठबंधन का कि गठबंधन कैसा हुआ कि पूरे देश में 521 लोकसभा की सीटें हैं, तो 521 लोकसभा की सीटों में रिपब्लिकन पार्टी 1 लड़ेगी। कितनी लड़ेगी? 1 जगह रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी पंढरपुर में और पूरे देश में कांग्रेस लड़ेगी। मोहन धारिया और दादा साहब ने हाथ खड़ा किया और उनने बोला युति झाली, युति झाली। यानी गांधी लड़ेंगे 520 और बाबा साहब लड़ेंगे 1। युति बराबर है? अरे युति बराबर है क्या बताओ? साहब कहते हैं कि मैं उसी दिन गाड़गे बाबा धर्मशाला के पास आकर समझ गया
कि अंबेडकरवादी जो महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद का झंडा बुलंद करते हैं, ये भीख पर जिंदा रहना चाहते हैं, ये बाबा साहब के आंदोलन चलाने की हैसियत नहीं रख सकते। कांशीराम तुझे कुछ नया करना पड़ेगा, कांशीराम तुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और इसलिए बोले मैं इस्तीफा देके वहां से निकल गया, अब मैं क्या करूं, मुझे पास तो कुछ था ही नहीं, ना मेरी कोई जान थी, ना कोई पहचान थी, ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे परिवार था, ना मेरे समाज के लोग थे, कुछ भी मेरे पास नहीं था। साहब कहते हैं मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल। उस दिन धर्मशाला से मैं जब निकला तो साहब कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, मैं क्यों निकला था। साहब ने सोचा आंदोलन कैसा चलेगा, कैसा चलेगा आंदोलन। किसी भी आंदोलन को चलाने को तीन चीजें लगती है भरने जी, क्योंकि भरने जी जो आंदोलन चला तो उसमें तीन चीजें नहीं थी, उसमें एक ही था जोश जोश जोश, और जोश से कोई आंदोलन नहीं चलता। किसी भी आंदोलन को चलाने को तीन चीज लगती है। पहला था टैलेंट, टैलेंट। अगर आप में टैलेंट नहीं है और कितने भी पैसे वाले आप हैं तो आप किसी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर सकते। किसी आंदोलन को कैसा चलाना है इसका टैलेंट आप में चाहिए, इसकी बुद्धि आप में चाहिए। टैलेंट के साथ साथ आप सिर्फ टैलेंट से कुछ होता नहीं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंट है, क्या हो गया भाई, हाँ फॉलो 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 नहीं तो आपका टैलेंट जो है वो सब किताबों में भरा हो जाएगा। आपके पास टैलेंट भी है और टाइम भी है, पर जाने के लिए आपके पास साधन नहीं है तो भी आप नहीं जा सकते। इसलिए एक आंदोलन को चलाने तीन चीज चाहिए, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, ये तीन चीज एक आंदोलन को चलाने के लिए होना। अब ये तीन चीज किसके पास है समाज में। साहब कांशीराम जी बंबई गए हुए थे पुणे से, लौटते लौटते लोकल ट्रेन से आ रहे थे पुणे वापिस, तो एक जगह गन्ने का रस पीने के लिए वो उतर गए। जब वो उतरे तो गन्ना पेरने वाले क्या करते हैं, गन्ना जब पेरते हैं तो गन्ने के साथ में नींबू भी पेरते हैं। पेरते क्यों भरने जी, सुनो मेरी बात को, गन्ने के साथ नींबू को पेरते हैं, ऐसा वो दबाता है ना नींबू, और जैसा नींबू को दबाता है तो पूरा का पूरा रस उसका नींबू का निचोड़ देता है और वो फेंक देता है उसको। तो गन्ना पेरने वाले ने नींबू को निचोड़ा और उसको उठा के फेंक दिया, तो जैसा ही फेंका वो नींबू जो है साहब के पैर के पास गिर गया। और जब वो नींबू आके गिरा, साहब ने उठाया नींबू को और नींबू को उठाया तो उसको ऐसा घिसा, तो साहब कहते हैं कि इसको तो पूरा निचोड़ लिया है पर कुछ इसमें गीलापन है, इसको पूरा निचोड़ लिया है पर कुछ गीलापन है। मेरा समाज तो पूरा निचोड़ लिया गया है, पर फूले साहू और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन से समाज में कुछ कर्मचारी तैयार हो गए हैं, तो ये कर्मचारी कुछ गीले दिखते हैं, तो ये गीले लोगों तक जाता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 में एक भाषण दिया था आगरा के चक्कीपाड़ मोहल्ले पे, वो उनके जीवन का अंतिम भाषण था, उसके बाद कभी भाषण हुआ नहीं। दिल्ली से बाबा साहब को लाया गया था आगरा के चक्कीपाड़ मोहल्ले में, और वहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने आखिरी भाषण दिया, अपने जीवन का अंतिम भाषण था। भाषण क्या था जरा गौर से सुनना। भाषण था कि बेहद तकलीफ और मुश्किलों के बावजूद, बेहद विरोध सह के मैंने आरक्षण आपको दिया है। बेहद तकलीफ और मुश्किल सह के, बेहद विरोध सह के आरक्षण मैंने आपको दिया है। मेरे आरक्षण का लाभ लेकर समाज में कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले गए हैं। मैं देख रहा हूं सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग अपना तोंद पालने में लगे हुए, पेट पालने में लगे हुए हैं। मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है तो मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। कि बाबा साहब ने कहा आखिरी बार, उसके बाद कोई भाषण नहीं हुआ, उसके बाद कोई भाषण नहीं हुआ। और जब ये भाषण दिया गया और बाबा साहब का भाषण रुका और जब लाया गया चक्कीपाड़ मोहल्ले से उनको रेस्ट हाउस में, तो उनकी जो रुमाल थी वो गीली हो गई थी आंसू पोंछते पोंछते। कांशीराम जी कहते हैं कि बाबा साहब कहते पढ़ा लिखा आदमी धोखेबाज था। कौन धोखेबाज था अजय? बाबा साहब कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दिया है। मेरे आरक्षण का लाभ लेकर ये पेट पालने में लगा है, परिवार पालने में लगा है, तोंद पालने में लगा है। ये मेरी बात को समाज में जाके बताता नहीं है। कांशीराम जी ने कहा ये आंदोलन की शुरुआत धोखेबाज लोगों से ही करता हूं, और इसलिए कांशीराम जी ने जो है धोखेबाज लोगों को पकड़ना शुरू किया
और उनका एक संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन। 1965 में इस्तीफा दिया और 1973 में माननीय कांसीराम 78 में माननीय कांसीराम जी ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा बामसेफ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड यानी SC ST OBC, तीनों बैकवर्ड। SC ST OBC इसके कर्मचारी, क्योंकि हमारे SC ST OBC के कर्मचारी क्या बोलते हैं, हम पढ़ते नहीं तो बाबा साहब हमको नौकरी देते क्या? बोलते कि नहीं बोलते? कहीं मिल जाएंगे आपके बीच में, हमारे बीच में मिल जाएंगे। अगर हम पढ़ते नहीं तो बाबा साहब हमको नौकरी देते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 के पहले किसी के परिवार में नौकरी थी क्या? बताओ, हाथ खड़ा करो कोई एक आध व्यक्ति जिसका दादा सरकार की नौकरी में रहा होगा, खड़ा करो। अजय, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी नहीं दी तो 26 जनवरी 1950 के पहले भी ये नौकरी आपके पास होनी चाहिए थी। नहीं? तुम इतने टैलेंट हो, तुम्हारे बाप दादा इतने बुद्धिमान थे, तो 26 जनवरी 1950 के पहले तुम सरकार की नौकरी में क्यों नहीं थे? थे ही नहीं। ये अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान में आपको दिया और उस अवसर की वजह से SC ST OBC के लोग सरकार की नौकरी में गए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी का मतलब होता है मुसलमान, सिख, ईसाई, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, इन कर्मचारियों का एक फेडरेशन रहेगा, इनका एक फेडरेशन रहेगा। हमारे भारत जी ने कहा कि 20वां हिस्सा देना, बाबा साहब ने कहा कि आंदोलन चलाने के लिए 20वां हिस्सा देना। 20वां हिस्सा देने का मतलब जिनकी तनख्वाह 5000 रुपया है तो 20वां हिस्सा कितना होता है भारत जी? कितना होता है 20वां हिस्सा? बताओ भाई 100 रुपए का 5 पैसा, 100 रुपए का 5वां हिस्सा है 5 रुपए। अजय भाई, जिसकी तनख्वाह अगर मान के चलो 5000 रुपया है, 250 रुपए, 5000 रुपया तनख्वाह वालों ने 250 देना चाहिए, 10 वालों ने 500 देना चाहिए, 20 वालों ने 1000 देना चाहिए, 40 वालों ने 2000 देना चाहिए और 1 लाख वाले ने 5000 देना चाहिए समाज को चलाने के लिए। बाबा साहब ने कहा, तुम कहते हो ना बाबा साहब की बात मानते, बाबा साहब को बड़ा पूछते हैं, आप दिल में रखते हैं, तो बाबा साहब की बात अगर दिल में रखते हो तो बाबा साहब कहेंगे समाज का आंदोलन चलाने को आपको देना पड़ेगा ये पैसा। हम जब मांग जाते तो बता क्या बोलते हैं, हम कभी गए तो पहले तो समझ जाते हैं कि आज भरने जी हमारे घर में है तो सारा कुछ ना कुछ मांगने वाला काम है कि नहीं है? कांसीराम जी कहते हैं कि जब मैंने एक संगठन बनाया और बंबई में जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो मैडम पहले ही बोल देती थी साहेब घर में नहीं है। मैडम बोले पहले ही बोल देती थी कि साहेब घर ही नहीं, पर साहब बोले मैं भी इतना होशियार था, मेरे को मालूम है कि साहब बाथरूम नहीं होंगे। मैं बाजू में गया तो साहब चप्पल पर निकल के आए नहीं आएंगे, तो साहब बोले जैसा मैडम ने बोले कि साहब घर ही नहीं आए, तो बोले मैं थोड़ा दूर जाकर गली में फिर लौट जाया करता था तो साहब अपने आप बैठे ही मिल जाते थे। बामसेफ बनाई, लक्ष्य रखा गया कि हम 27,000 कर्मचारी जोड़ेंगे पूरे देश में, SC ST और OBC के कर्मचारी, क्योंकि ये SC ST OBC के जो कर्मचारी है इनको किसी ईश्वर ने नौकरी नहीं दी। ध्यान रखना, अगर ईश्वर ने नौकरी दी होती तो 1950 से पहले भी इनके घर में नौकरी होती, तब भी अंग्रेज ने नौकरी देने मेरे भाई। अंग्रेज के में पुलिस हुआ करते थे, मिलिट्री थी, फौज थी, तुम्हारे बाबा दादा कहां थे? सब खेत में खड़े थे। SC ST OBC को किसी ईश्वर ने नौकरी नहीं दी। SC ST OBC को नौकरी देने वाले फूले साहू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्हें नौकरी दिया। ये उसका प्रोडक्शन है और इस प्रोडक्शन को जमा किया कांसीराम साहब ने और उनका एक सम्मेलन लिया हरियाणा राजस्थान में, बामसेफ का सम्मेलन, और उनको बताया कि देखो कर्मचारी का एक दायरा होता है, कर्मचारी का एक दायरा होता है, कर्मचारी समाज के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कर्मचारी समाज के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। कर्मचारी काहे को आंदोलन करता है? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी ग्रेजुएटी बढ़ाओ, है कि नहीं भाई, हमारी पेंशन लागू करो। बोले कर्मचारी खुद के लिए लड़ता है, समाज के लिए नहीं लड़ता। समाज के लिए लड़ने वाले लोग चाहिए है, इसलिए कांसीराम ने तय किया मुझे समाज के लिए लड़ने वाले लोग तैयार करना है। और ये जो कर्मचारी है मेरा उसके पीछे खड़ा रहेगा बामसेफ, छाया की तरफ। छाया देखते हो कि नहीं, आदमी की छाया जो होती है वो आदमी से ही निकलती है। आदमी को पकड़ सकते हो, छाया को पकड़ सकता है क्या? अजय
कोई नहीं पकड़ सकता छाया को। इसलिए कांशीराम जी ने दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम रखा DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज, शोषित समाज, शोषित कौन है? ओबीसी। दलित शोषित, ओबीसी की मुश्किल यह है कि ओबीसी अपने आप को शोषित समझता ही नहीं। ओबीसी समझता ही नहीं कि मेरा शोषण हुआ इस देश में, वो समझ नहीं रहा। मुश्किल उसकी है। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इस समाज के लिए संघर्ष करने वाली समिति रहेगी और उस समिति में पढ़े लिखे लड़के उतारे गए कि जाओ गांव गांव में ऐसे गाने गा के लोगों को जमा करो और फिर भाषण दो, समाज को जगाओ। कांशीराम जी ने विचार किया कि सामाजिक संगठन कितना भी बड़ा होगा, सामाजिक संगठन कितना भी बड़ा बना लो। बनाते कि लोग सामाजिक संगठन अजय बनाते हैं, सामाजिक संगठन बनाते कि बुद्धसी समाज सम्मेलन, लोधी समाज सम्मेलन करते कि नहीं करते? पवार समाज संगठन, कुंभी समाज संगठन, तेली समाज संगठन, और तेली में भी एंजा तेली अलग और जौसा तेली अलग, ये भी संगठन देखे मैंने। यादव समाज संगठन, गोवारी समाज संगठन, आदिवासी समाज संगठन। पर समाज के संगठन ने कभी समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाए क्या? नहीं दिलाए। आप कितना भी बड़ा सामाजिक संगठन तैयार करोगे लेकिन समाज को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए कांशीराम जी ने विचार किया कि समाज को राजनीति अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक दल चाहिए है, राजनीतिक पार्टी चाहिए। और तब तक आते 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 रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस की रखेल हो गई थी। क्या हो गई थी? मैं उसको गुलाम नहीं बोलता, मैं रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र में गुलाम नहीं बोलता, मैं उसको कांग्रेस की रखेल बोलता हूं। वो कांग्रेस की रखेल हो गई थी, है कि नहीं? रखेल का मतलब समझते हो, उसको जैसा यूज करो। तो महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी आंदोलन समाप्त हो गया था, खत्म हो गया। कहीं 1 सीट दे दिया, कहीं 2 सीट दे दिया, है कि नहीं? बाबा साहब का नाम लो, वो ये तय कर लिए थे आरपीआई वालों ने कि हम बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। विचारधारा बहुत बढ़िया है अंबेडकर बाबा साहब की, फुले जी की बहुत बढ़िया विचारधारा है, पर इस विचारधारा का नाम लेकर हम एमएलए नहीं बन सकते, हम एमपी नहीं बन सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए बाबा की जय 5 साल तक करते थे बाबा बाबा बाबा, लेकिन 6वें साल जैसे चुनाव आ जाए तो बाबा साहब को बाजू में रख के फिर गांधी जी के साथ वो चले जाया करते थे। कांशीराम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। समाज को समझाया, बहुत दिन तक नहीं समझा तो चले के उत्तर प्रदेश चले गए। यही वाली बात कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में बता दी लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, सबको बता दिया। यही वाली बात ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी ज्योतिबा फुले को कोई भी नहीं जानते थे। जानते थे क्या? आज मरार जाति के प्रत्येक गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति रखी गई है। प्रत्येक गांव जहां भी मरारों के 2 घर भी होंगे वहां भी ज्योतिबा फुले की मूर्ति है। शादी और ब्याहों में मरार जाति के लोग पहले ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को माला चढ़ाते हैं, उसके बाद श्लोक बोलते हैं। अरे ये तुम्हारा ज्योतिबा फुले जो इतिहास में दफन कर दिया था, मनुवादी इसको लाया किसने? कांग्रेस ने लाया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने लाया क्या? नहीं, इसको बहुजन समाज पार्टी ने लाया। लाया कि नहीं? शिवाजी महाराज कौन है ये महाराष्ट्र के कुर्मियों को पता नहीं था क्या? बहुजन समाज पार्टी बनी, आज चौराहे पे शिवाजी महाराज खड़े कर दिए गए, खड़े कर दिए गए कि नहीं कर दिए? साहू महाराज कौन है ये पता नहीं, लोधी जाति के लोगों को अवंतीबाई के बारे में पता नहीं। मैंने परसों के दिन दिवाली में भाषण दिया लोधी की बीच में, ईमानदारी से बताओ 2004 के पहले भंडारा और गोंदिया जिले के किसी लोधी को अवंतीबाई के बारे में पता था क्या? 4 लोग आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमको अवंतीबाई के बारे में पता नहीं है। आज गोंदिया, भंडारा और बालाघाट जिले के प्रत्येक गांव में अवंतीबाई की मूर्ति है। क्या ये कांग्रेस ने लाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाया? ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से अवंतीबाई आज लोधी के गांव में खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे धर्मी जी ने बताया कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नाचते कूदते गाते ही थे, लेकिन बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन क्या है ये महाराष्ट्र में किसी को पता नहीं था। पता था क्या धर्मी जी? बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि शासन करो, शासन करती जमात बनाओ, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें देश का राजा बनना है, शासक बनना है। कांशीराम जी कहते हैं कि जब मैंने ये लाइन पढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर की
और जब मैं गांव में घूमा तो मैंने देखा बाबा साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि जिन लोगों से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जहां अपने घरों की दीवारों पे लिखो तुम्हें राजा बनना है, उस समाज के पास घर ही नहीं थे, उस समाज के पास घर ही नहीं थे। झोपड़ियां थी और झोपड़ी भी मिट्टी की नहीं थी। क्या तो बड़े बड़े महल है, 4-4, 5-5 मंजिलों की बिल्डिंग है। आज से 50 साल पहले देख चले जाओ, इस समाज के पास कुछ भी नहीं था। गांव में इनकी झोपड़ी आवा करती थी, झोपड़ी भी मिट्टी की दीवारों से नहीं होती थी। कूड़ होते थे, कूड़ समझते ना, कूड़ नौजवान लड़के के साथ कूड़ नहीं समझते। कूड़ बोलते हैं कि गांव में लकड़ियां काटकर उसको रूंदते हैं और उस पर कुछ हमारी दादी मिट्टी पोत देती है, उसको कूड़ बोलते हैं। ये कूड़ के मकान हुआ करते थे हमारे, दीवारें नहीं थी। कांशीराम जी कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा जाओ दीवारों पर लिखो। अगर बाबा साहब ने कह दिया है कि तुम्हें शासक बनना है तो बाबा साहब झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बुद्ध पुरुष झूठ नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? वो हमें सच बोलते हैं। तो बाबा साहब ने कहा शासक बनो, हम बन सकते हैं। दुनिया में शासक बनने के 2 ही तरीके हैं, इसको ध्यान रखो। दुनिया में शासक बनने के 2 ही तरीके हैं। एक है तलवार, भाला, बिछुआ, बंदूक, बारूद, ये पहला तरीका है। 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में शासन इसी से बदलता था, है कि नहीं? भारत में राजाओं का शासन इसी से बदलता था। एक राजा ने तलवार उठाया, दूसरे राजा का काटपीट किया, उसका लाश छीन लिया। शिवाजी महाराज ने 272 राजाओं की हत्या कर दी थी। अपना शासन लाने के लिए 272 राजाओं को मार डाला, उसने अपना शासन स्थापित किया। तलवार से, तीर से, बंदूक से, भाले से, बिछुए से, इससे शासन स्थापित होता है। बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को हर साल पूना के कोरेगांव में जाते थे, भीमा कोरेगांव में जाते थे। अजय, भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था मालूम है आपको? क्या हुआ था भीमा कोरेगांव में? भीमा कोरेगांव में पेशवाओं की और महारों की लड़ाई हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? बन नहीं थी? पेशवाओं की और महारों की लड़ाई हुई थी। 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं का राज था पूना में। उन्होंने महाराष्ट्र की अछूत कही जाने वाली जातियों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध दी थी। ये लोग जाते थे पेशवाओं के पास, हमको इंसान बन के जीने दो, हमको इंसान बन के जीने दो। पेशवा कहते थे सुई की नोक पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे महाभारत में कहा था कि नहीं, दुर्योधन ने अर्जुन से कि अर्जुन आधा राज छोड़ो, सुई के राज पर भी, सुई के नोक पर भी राज नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया था? महाभारत हो गया था। हो गया कि नहीं हो गया? तो पेशवा कहते थे उस समय अछूतों से कि सम्मान छोड़ो, अरे सुई की नोक पर भी सम्मान तुमको नहीं देंगे। अंग्रेज आ गए, उनने सेना बनाई, उस सेना में महार शामिल हो गए। 500 महार शामिल हो गए उस सेना में। 200 अंग्रेज, 700 लोगों की, 700 लोगों की टुकड़ी। हराना बाजीराव पेशवा को। उसके पास 28,000 सैनिक है। कितने सैनिक है? उसके पास 28,000 सैनिक है, इनके पास 700 है। और वो जो सैनिक थे अंग्रेज के पास 500, वो गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे हुए है। वो 65 किलोमीटर पैदल कर गए पूना। उन्होंने चाहे तो हो जाएगा, लेकिन वो पेशवाओं को मार के ही रहेंगे। 65 किलोमीटर पैदल चल के जो सैनिक गया होगा, उसके दिमाग में कितना गुस्सा होगा सोच लो। हाजी, जिसके दिमाग में गुस्सा हो जाता है वो फिर कुछ भी करता है। जब गए वो नदी के किनारे, 28,000 लोग एक तरफ सेना, 700 लोग एक तरफ। अंग्रेज कहता है भैया वापस चलो, लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जीत सकते कि इस लड़ाई को? इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। बोले बहुत सारे लोग सामने दिख रहे, हम तो 500-700 लोग कैसा जीतेंगे, वापस चलो, हम मर जाएंगे। वो सेना में 2 सैनिक थे, 2 लोग थे, धिकनाग और भिगनाग नाम के आदमी। उनने कहा हम मरे हुए लोग हैं, वापस नहीं जाएंगे। हम तो मरे हुए ना, क्या बच गया बताओ हमारा? अरे गले में हांडी बांध दी, कमर में झाड़ू बांध दी, हमको इंसान बनाया? लौटना मत, अब जो होगा देखा जाएगा। वो जो स्टेटर नाम का अंग्रेज था, उसको लौटने की बात नहीं करना, युद्ध शुरू होगा। दोस्तों 28,000 और 700 लोगों में युद्ध जब शुरू हुआ तो उन 500 महारों ने गाजर मूली की तरह 28,000 पेशवाओं को नदी में काट कर फेंक दिया। फेंक दिया कि नहीं?
बाबा साहब इस घटना को याद करते हुए रोते थे हर साल वहां जाके कि मेरे पूर्वज इतने शूरवीर हैं कि जिन्होंने गुलामी की जंजीर काटने के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब के हाथ में मौका है, तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों नहीं दिया? इससे सत्ता बदल जाती है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने तलवार से भी ज्यादा तेज हथियार हमारे हाथों में दिया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन मेरे समाज के लोग इस हथियार का सही से उपयोग कर लेंगे, उनका शासन दिल्ली में हो जाएगा। हमने उस हथियार का उपयोग ही नहीं किया क्या बताओ? हाजी नहीं किया क्या बताओ? नहीं किया। अगर किया होता तो ये 2024 में संविधान बदलने जैसी भाषा लोग क्यों बोलते हैं? नहीं क्यों बोलते बताओ? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है। ये बाबा साहब ने लिख रखा किताब। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी 1948 में, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। गांधी और गांधी की कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया है? लेखक कोई और नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। खुद बाबा साहब अंबेडकर उसके लेखक हैं। उस किताब में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जो कांग्रेस है ये हमारी पार्टी नहीं है। ये हमारी पार्टी, मैं नहीं बोल रहा हूं जी। अगर झूठ बोलो तो किताब 100 रुपए खरीद के उस किताब में लाइन लिखी है। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे समाज के लोग हैं, कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारा भला नहीं करेगी। मैंने पूरे जीवन भर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में कदम कदम पर रोड़ा अटकाने का काम अगर किसी दल ने किया, उसका नाम कांग्रेस है। बाबा साहब को रोका कदम कदम पर, उसका नाम कांग्रेस है। अब मैं तुमको सारे अधिकार दे रहा हूं, इस अधिकार को लाभ लेकर तुम आगे जाओगे तो ये मत भूल जाना कि तुमको आगे मैंने कितने मुश्किल से लाया है। मुझे रोकने वाले कौन थे और मुझे रोकने वालों का तुम बदला लेना। बाबा साहब ने किताब शायद इसी नियत से लिखी होगी कि लिखी होगी। आज महाराष्ट्र के सारे बुद्धिजीवी लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं भरने जी? संजय जी क्या बोलते हैं? हम कांग्रेस को बचाएंगे। कांग्रेस बचाने में लगी, कांग्रेस संविधान बचा रही है कि नहीं? ये गलती मुसलमानों ने की थी देश में आजादी के बाद कि भाजपा तुम्हारा कत्लेआम करेगी, ऐसा कांग्रेस ने डराया मुसलमानों को। और मुसलमान भाजपा के डर से कांग्रेस को वोट देने लग गया। वो कुछ सोचता नहीं मुसलमान, उसको बीजेपी को वोट नहीं देना, ये उसका मोटो है बस। और कांग्रेस को उसने वोट दिया पूरे 75 साल तक। अंग्रेजों के जमाने में मुसलमान 35% नौकरी में था। कितना नौकरी में था? अंग्रेजों के जमाने में मुस्लिम 35% नौकरी में था। आज मुसलमान ढूंढने से भी नौकरी में नहीं मिलता। पूरा जिंदगी भर कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं दिया? ढूंढने से भी नहीं मिलता जी आज मुसलमान नौकरी में। वो भूल गया कि मेरे को नौकरी में लग भी सकती है, वो भूल ही गया। और पूरा जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दिया उसने, तो भला कर दे तो 40 पे नौकरी होता, 50% नौकरी हो जाती। अरे 50 में 10% तो रहती है उसके पास। कांग्रेस समझ गई कि डरा हुआ ये अगले पर तो जाएगा नहीं, मैं कुछ नहीं भी दूंगा तो मेरे पास ही आएगा। और इसलिए इसी डर के मारे कांग्रेस ने मुसलमान को दिया ही नहीं, उसने ही दिया। दलित वही गलती कर रहा है पूरे देश में। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कांग्रेस बता रही है भाजपा खराब है, हरा है, बाबा साहब का संविधान बदलेगी। देखो हमारे तरफ आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ। सारे दलित लोग इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि हमको कांग्रेस तरफ चले जाना चाहिए। यह आखिरी मौका है। अगर तुम कांग्रेस तरफ चले गए तो बहुजन समाज पार्टी पीछे आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी पीछे आ जाएगी, इसका मतलब फूले साहू और अंबेडकर का आंदोलन पीछे आ जाएगा। दो ही वाद है इस देश में, तीसरा कोई वाद नहीं। दो ही विचारधारा है इस देश में, तीसरी कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा दो ही है, एक का नाम है अंबेडकरवाद और दूसरे का नाम है मनुवाद। ये दो ही विचार है भारत में। अंबेडकरवाद समता, समानता, बंधुत्व, न्याय चाहेगा और मनुवाद विषमता, परेशानी बढ़ाएगा हमारी। कांशीराम जी कहते थे मनुवादियों की दो पार्टी है। मनोहर साहब कहते थे मनुवादियों की दो पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। उस समय कांग्रेस बड़ी थी,
इसलिए वो कांशीराम जी कहते थे कांग्रेस ए टीम है, मनुवादियों की कांग्रेस ए टीम है और बीजेपी बी टीम है। ये दो पार्टियां अलग अलग जरूर है पर इनके विचार अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही विचारों के दल है, ये कांशीराम जी कहते थे। और आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप मनुवाद की एक टीम में जाने की तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं है? आप मनुवाद की एक टीम में जाने की तैयारी कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे चित्र ऐसा ही दिखता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि ये जो चुनाव है इसमें अगर अंबेडकर वाला हार गया तो पता नहीं फिर कौन कांशीराम आएगा और कौन अंबेडकर आएगा हमको बचाने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इसके बाद चुनाव संभव नहीं है। संविधान बदल दिया जाएगा, ना भी बदला तो संशोधन कर दिया जाएगा। जैसे चाइना में संशोधन हो गया, जिनपिंग नाम के आदमी ने संशोधन कर दिया चाइना में कि जब तक जिनपिंग जिंदा है तब तक चाइना में कोई चुनाव नहीं होंगे, है कि नहीं? संशोधन है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? पढ़ के नेट पे पढ़ लेना आप लोग। रसिया में पुतिन नाम के आदमी ने संशोधन कर दिया है कि जब तक पुतिन जिंदा है तब तक कोई भी चुनाव रसिया में नहीं होने वाले, वहां चुनाव बैन कर दिए गए। वैसा ही भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस उसको हराने में लगी, तुम ये मत समझो, इस मुगल पे मत रहो। और ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए नेतागिरी करने वाले लोग हैं, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी के लिए नेतागिरी नहीं करते और ये कोई अपने लिए नेतागिरी नहीं करते, ये कोई जनता के लिए नेतागिरी नहीं करते, ये खुद के लिए नेतागिरी करते हैं। अभी उसका चित्र दिखा रहा पूरे देश भर में। 75 साल की आजादी में 54 साल कांग्रेस रही। कितने साल रही भाई? सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया ना, भाजपा 14 से आई है, कांग्रेस ने 54 साल राज किया और 54 साल में 98 बार भारत के संविधान को बदलने का काम, उसको कमजोर करने का काम किसने किया? हाजी, और संशोधन किसने किया संविधान में? संशोधन कांग्रेस पार्टी में क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे सांसद थे क्या? क्यों भाई? हाँ, अरे बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे सांसद थे कांग्रेस में हो गए थे क्या? पर उन्हें 98 बार संशोधन किया। संशोधन का मतलब बाबा साहब ने जो जो हमारे हित में लिखा था, जो जो अनुच्छेद, जो जो कानून, जो धाराएं हमारे हित में लिखी थी, कांग्रेस ने धीरे 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 उसको बदल दिया। कमजोर करने का काम तो संविधान कांग्रेस ने किया जी, है कि नहीं? अब भाजपा बोलती यार इनने तो 98 बार बदला तो ये कुछ नहीं बोले, हम पूरा बदलेंगे तो ये क्या बोलने वाले? भाजपा बोलती पूरा बदल दो, है कि नहीं है? बदल दो पूरा, और ना भी बदले तो इतना कमजोर कर दो कि उसका कोई मतलब ही न रहे, है कि नहीं है? तो ये दोनों पार्टियां जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अगर इन्हें माना होता तो ओबीसी के लोगों को इन्होंने आरक्षण दिया होता। ओबीसी, मैं ओबीसी का आदमी हूं। मैंने पहली बार 1990 में माननीय कांशीराम जी को बनारस में सुना था। मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1990 में। मंडल कमीशन का दौर था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये आंदोलन था। मैं अपने आश्रम से यूनिवर्सिटी जा रहा था साइकिल से। सुंदरपुर नाम का ऐसी जगह थी, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे 11-12 बजे। साइकिल रोक कर मैंने एक लड़के से पूछा, यार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि मैं तो 20 साल का लड़का था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैं पढ़ने गया था अपने गांव से बनारस। मुझे एक लड़के ने कहा, भैया यहाँ पर बोले कांशीराम नाम का कोई नेता आ रहा है बोले, और वो कहता है कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। चलो भाई देखते हैं, 10 मिनट सुन लेते हैं, रुक के। टाइम है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, 10 मिनट रुक गए। कांशीराम जी आ गए 1990 में। भाषण शुरू हुआ तो कांशीराम जी कहते हैं कि देश में पिछड़ा वर्ग के लोग, क्योंकि आंदोलन क्या था मंडल कमीशन का, तो साहब कहते हैं कि देश में पिछड़ा वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार तो खाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जय बोलने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। हकीकत है कि नहीं है? हाँ, मेरे को भी शर्म लग गई, क्योंकि मैं भी ओबीसी का आदमी था,
स्कॉलरशिप पर पढ़ने में बनारस गया था। मुझे मालूम है कि मेरे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी, एक छोटे से मजदूर की क्या हैसियत, वो BHU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। ये बात मैंने कांशीराम जी की सुन ली। मैं स्कूल गया, स्कूल से घर अपना आश्रम में आया। मैं तय कर लिया उसी दिन कि आजाद शास्त्री घर जब जाएगा नौकरी मत करना। ये जो कांशीराम साहब कह रहे हैं कि OBC के लोग बाबा साहब अंबेडकर का आरक्षण खाते हैं, बाबा साहब का फायदा लेते हैं, लेकिन ये बाबा साहब की जय नहीं बोलते। मैंने कम से कम मैं OBC के लोगों में जाके बाबा साहब की जय बुलवाऊंगा, पूरी जिंदगी भर ये काम करूंगा। मैंने उसी दिन कसम खाया दोस्तों कि मैं अपने घर जब जाऊंगा तो मैं सरकार की नौकरी। 1995 में पढ़ के घर आया बनारस में, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। वेद में MA शास्त्री मेरी सरनेम नहीं है, शास्त्री मेरी उपाधि है। उस जमाने का गोल्ड मेडलिस्ट 1995 का। वो 95 में सिर्फ फार्म भर देता था अपने भाई, ये भाई बैठे हुए हैं। 1995 में हमारे MP में शिक्षा कर्मी शुरू हुआ था पहली बार दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था 95 में। और मैं संस्कृत का भी स्टूडेंट था, संस्कृत पढ़ के मैं आया हूं। किसी भी कॉलेज में मैं फॉर्म भरूंगा तो बिना इंटरव्यू के मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी। मैं तय कर लिया कि मैं नहीं करूंगा। मैं आया अपने घर में पूरी डिग्री डाक्टरी लेके, अपनी पेटी थी उस पेटी में मैंने बंद कर दिया और मैंने अपनी माँ को बता दिया कि माँ मैं अच्छी नौकरी करना है। समझ रहे, मेरी भाषा है, मेरी जाति की भाषा है। मेरी माँ को हिंदी नहीं आती थी, मराठी भी नहीं बोलती थी, मेरी भाषा बोलती थी लोधी की। तो मैंने अपनी भाषा में समझाया कि मैं अब नौकरी नहीं करूं। तो बेटा क्या कर जाओ? मैंने कहा मैं गाँव गाँव जाके बाबा साहब को बारे में बताओ। है क्या बताया? उसको कुछ समझ में आया नहीं। और दोस्तों तब से लेके आज तक मैं गाँव गाँव घूमता हूँ। भरने जी ने बताया कि मैं पहली बार 2000 में आया था। भरने जी अपने सन नहीं बताया। मैं 2000 में पहली बार यहाँ आया था। मेरे को लाने वाले पंकज बाबू वासनिक थे और घोड़ी चोर थे हेमंत जी। सुनील भरने जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने आज तो बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं। मेरे हिसाब से आपके तो पता नहीं क्या है, पर मेरे गांव के हिसाब से मेरा अच्छा ड्रेस है कि नहीं। मैंने बढ़िया चप्पल पहन के रखी है, बढ़िया सफेद गमछा है, मेरा सफेद शर्ट है। उस समय ना मेरे पास सफेद शर्ट थी, ना मेरे पास चप्पल थी, और ना मैंने 3 दिन से नहाया धोया था। है कि नहीं? एकदम मजदूर टाइप का आकर मैं खड़ा हुआ। पहले तो पंकज भाव की दुकान में गया तो उन्हें पूछा हेमंत वो तुम्हारा आजाद शास्त्री कहाँ है? तो हेमंत ने बताया कि यही है। अरे इसने कहा यार किस मरे हुए व्यक्ति को लाया, हमारी इतनी बड़ी सभा में पता नहीं बोले। वो तो वही गुस्सा हो गया, वो निक्सन FTD में ही। अब जब मेरे को लाया बिठा के यहीं भीमनगर के घर में, तो भाभी थी हमारी, इनने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने कहा मैं तो फ्रेश जानता ही नहीं, मैं फ्रेश हूँ। मैंने कहा फ्रेश होने का मतलब हाथ मुंह धोना होता है सर में, होता है कि नहीं? हमारे गाँव के आदमी क्या फ्रेश होते हैं? मैंने हाथ भी धोया, मुंह भी नहीं धोया, तब गमछा भी नहीं था। फटी हुई चप्पल लेके हेमंत ने वो खड़ा कर दिया। भाई ने बता दिया कि देख ज्यादा बकरा चौधरी मत करना, चुप रहना। है कि नहीं? मैंने भी समझ लिया मुझे ज्यादा कुछ बोलना है, 5 ही मिनट बोलना है, क्योंकि हेमंत ने बता दिया था 5 ही मिनट बोलना। और 5 ही मिनट मैंने बोला। ये पूरी भीड़ जो है जितनी थी यहाँ, तो अभी 700-500 लोग हैं। उस जमाने में 10,000 की पूरी भीड़ में से 5,000 लोग जो है ये पंकज भाव के घर में आए कि यार ये आजाद शास्त्री को दिखाओ कौन है कि नहीं? घटना ऐसी थी ना, ऐसी घटना थी दोस्तों। बहुत सारे OBC के लोग न जागे हो कोई बात नहीं, पर मैंने बहुत सारे OBC के लोगों को जय भीम और जय ज्योतिबा बोलने सिखाया। MLA बना हो चाहे ना बना हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आजाद शास्त्री, बहुत सारे लोग बदल गए यार। कोई कांग्रेस में भाग गया, कोई BJP में भाग गया, कोई इसमें भाग गया, कोई इसमें भाग गया। इसका क्या है पता नहीं। हर बार हार जाता है तो BSP चिल्लाता है। हाजी बहुत सारे आते हैं मेरे पास। मैं 1500 वोट से MLA का चुनाव आ रहा हूँ। 1500 वोट से आज से 20 साल पहले MLA था मैं। 25 साल की उम्र में मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का MLA होने वाला था मैं 25 साल की उम्र में। दोस्तों हमने शुरू किया आंदोलन, हम पहुंचाएंगे गांव का इस आंदोलन को। ज्योतिबा फुले बताएंगे समाज को, बाबा साहब बताएंगे समाज को, चाहे कितनी भी मुश्किलें तकलीफ आ जाए। कांशीराम जी कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए अब ज्योतिबा फुले नहीं आएंगे। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए साहब महाराज नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे। और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमको संघर्ष, त्याग और बलिदान से लड़ना है। अगर तुम्हारे घर में कोई हाथी का झंडा, नीला झंडा और हाथी का निशान लेकर आ जाए तो समझना कांशीराम अभी जिंदा है, मरा नहीं है। कोई तुम्हारे घर आ जाए तो समझना कांशीराम जिंदा है, ये साहब कहते थे। दोस्तों 4 बार सरकार बनी हमारी उत्तर प्रदेश में, बनी कि नहीं बनी? आज हो सकता है राजनीतिक वजह से कम ज्यादा हो गया होगा, है कि नहीं? वक्त हमारा खराब है। वरना जी
वक्त हमारा खराब है, रक्त हमारा खराब नहीं है। वक्त हमारा खराब है, रक्त हमारा खराब नहीं है, इसको ध्यान रखना। वक्त खराब हो सकता है हमारा, सांप्रदायिक के खिलाफ गालियां दी कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, गैर सांप्रदायिक लोग मेरे साथ हो जाओ। और इसलिए पूरे भंडारा लोकसभा के मुसलमान भाई जी के घर के सामने मस्तक टेकते थे, भाई जी हमारा रहनुमा है कि नहीं। पूरे दलित भाई जी के घर के सामने रास्ता देखते, माथा टेकते थे कि हमारा रहनुमा है। क्यों? क्योंकि वो सांप्रदायिक खिलाफ लड़ता है। वो सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ने वाला आदमी जो है आज नरेंद्र मोदी जी के चरणों में जाके गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? अजी क्यों गिरा? खूब पैसे खाए जी। ये कांग्रेस वालों ने इतने पैसे खाए, इतने पैसे खाए, इतने पैसे खाए, 54 साल में हजारों करोड़ रुपए खाए इन्होंने। पूरा देश को कांग्रेस ने लूट डाला, पूरे देश को हजारों करोड़ खाए इसने। मोदी जी ने सबकी लिस्ट बना लिया है, सबकी लिस्ट बनाया उसने। अशोक चौहान की लिस्ट बनाया, 10,000 करोड़ का आदर्श घोटाला भाई जी की बनाया। इलेक्ट्रॉनिक बांड 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और उन्होंने अपने चक्कू को भेजा, उसके पास चक्कू एक बड़ा पहना वाला आई। अजय ईडी का चक्कू है मोदी जी के जेब में, निकाला उसने ईडी का चक्कू और दिखाया, उसने कहा देख आता है कि भेजू, अजय आता है कि भेजू, है कि नहीं है। जब ये और पार्टी में रहते हैं तो इनको बोलता है ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने गबन किया है। और जैसे ये भाजपा में गए तो वो बोलते हैं सबसे अच्छे आदमी है, यानी उन्होंने देश की सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन बना के रखी है कि नहीं है। कितने भी गंदे आदमी के डालो बीजेपी की भक्ति में, वो सब बिल्कुल एकदम साफ होकर निकलता है, निकलता है कि निकलता है। भाग गए सब, भाग गए कि नहीं भाग गए? हमारी बहन जी गई क्या? हाँ नहीं गई क्या, बताओ ना। दुनिया वाले की बात करते हैं हमारी बहन जी के बारे में, लोग करते कि नहीं करते? करते हैं बहुत सारे लोग। और कौन करते हैं? जिनके परिवार कांग्रेस को वोट देते हैं, जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो बहन जी के बारे में गलत बात करते हैं। करते कि नहीं करते? जिनके परिवार कांग्रेस बीजेपी में है वो बहन जी के बारे में गलत बात करते हैं। अरे बीजेपी अकेली पार्टी नहीं लड़ रही है, तुम 38 पार्टी मिलकर लड़ रहे हो। कितने मिलकर लड़ रहे हो? 38 मिलकर तुम लड़ रहे हो। कांग्रेस तुम अकेले थोड़ी लड़ रहे हो, तुम 26 मिलकर लड़ रहे हो। हमारी बहन जी अकेली लड़ रही है, लड़ रही क्यों लड़ रही है? और ये कांग्रेस वाले रोज घूमते हैं बहन जी के आगे पीछे, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं है? अजय सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो आप लोग ना, तो पढ़ते हो कि नहीं कि सोनिया गांधी जी बहन जी से बात कर रही है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी बहन जी से मिलना चाहते हैं, फलाना प्रभारी बहन जी के घर में जा रहा है, वो बात कर रहा है। और इधर बाबा साहब के खून का आदमी कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहा है, एक आध दीदा जमेगा तुम्हारे से, तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये खून वाले हैं। हाँ ये जो वंचित अघाड़ी वाले हैं ये खून वाले हैं बाबा साहब के, ये बोलते हैं खून वाले है कि नहीं है? तो ये बाबा साहब के खून वाले होते हैं तो पूरे देश में पार्टी होती ना भाई इनकी, होती कि नहीं होती? होती ना। और ये पीछे पीछे काहे घूमते? कांग्रेस बहन जी के पीछे घूमती है और ये कांग्रेस के पीछे घूमते हैं, घूमते कि नहीं है? और तुम लोग क्या बोलते हो? तुम लोग बोलते हो वंचित। एक दो जिले में है और भंडारा में इसका प्रभाव नहीं था। ये वंचित वाले का प्रभाव भंडारा में नहीं था जी। ये वंचित वाले का प्रभाव भंडारा में दो आदमी ने बढ़ाया, एक का आदमी नाम है सुनील वर्मा और दूसरे का नाम है अशोक कामड़े। ये दो आदमियों ने 18 के बाई इलेक्शन में वंचित को बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यहां कहां वंचित थी बताओ? कहीं वंचित थी नहीं। और बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने फॉर्म भरा था कि ये पूरे बीएसपी वाले मेरे को वोट देंगे 50,000। ये तो बहुजन का ही वोट होगा रे भाई, होगा कि नहीं होगा? पार्टी का सिंबल नहीं था, पार्टी का सिंबल नहीं था, मैंने निर्दलीय भर दिया था। और इसलिए मैंने भर दिया था क्योंकि मेरे को कुछ लोगों को बनाना था महाराष्ट्र में, कुछ लोगों की बनाना था मेरे को महाराष्ट्र में, और मेरे उस चुनाव भरने से भंज गई सबकी। वीर सिंह नाम का आदमी जिसने मेरी टिकट बेचा था 9 में, सबको मालूम है। वीर सिंह नाम का आदमी प्रभारी था जिसने मेरी टिकट बेचा था 9 में। मेरे उस चुनाव लड़ने के बाद बैंक ने वीर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। कर दिया, बाहर ही कर दिया उसको, यह नहीं किया। और जिस प्रभारी ने इधर और टिकट बेची थी सबको बाहर कर दिया, सब मैदान साफ हो गया। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वंचित को वोट दिया, दिया कि नहीं दिया?
आज वो वंचित चिल्ला रहे, क्या बोल रहे थे ये उस समय के चुनाव में बोलते थे कि वंचित वाले आमचे खूनचे आहेत म्हणे, वंचित वाले आमचे खूनचे आहेत, हाजाब शास्त्री आमच्या खूनचा नहीं म्हणे। बात सही है, मैं तुम्हारे खून का नहीं हूं, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर खून का हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर खून का हूं, इसलिए मैंने अपनी जवानी, अपना बचपना उनके लिए दाव पे लगाया कि लगाया। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि हमारा वक्त खराब है, हमारा रक्त खराब नहीं है, इनका रक्त खराब है, और जिनका रक्त खराब है उनका वक्त हमेशा खराब ही रहेगा, उनका अच्छा नहीं हो सकता। हमारा रक्त ठीक है तो वक्त हमारा कभी न कभी अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और निश्चित ही हमारी पार्टी का वक्त अच्छा होगा कि नहीं होगा, बताओ क्यों होगा कि नहीं होगा। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार सब बिक चुका है, सब बिक चुका है। रेलवे बिक गई है, 150 पटरियां रेलवे की अदानी के ने खरीदी है। चले जाओ स्टेशन में, एक पैसेंजर ट्रेन जाएगी, 4 मालगाड़ी जाएगी, जाती कि नहीं जाती है। हाँ? सारी नौकरियां बंद है। एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में है, ये बिजली विभाग प्राइवेट हाथों में है। शिक्षा 20 सालों में तुम्हारे से इतनी दूर कर दी जाएगी कि तुम शिक्षित बनने लायक ही नहीं रहोगे। सारे सरकारी स्कूल, सारे वो स्कूल तुम्हारी पहुंच से दूर कर दिए जाएंगे, तुम्हारी हैसियत ही उसमें पढ़ने लिखने की नहीं रहेगी। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दिए जाएंगे। ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला था, शिक्षा का आंदोलन ज्योतिबा फुले ने चलाया था। शिक्षा खत्म करके ये ज्योतिबा फुले खत्म कर रहे हैं जी, बीएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये ज्योतिबा फुले खत्म कर रहे हैं। साहू महाराज ने आरक्षण दिया था, निजीकरण लाकर ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का मतलब ये साहू महाराज खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हक अधिकार दिए, ये संविधान खत्म करके बाबा साहब खत्म करना चाहते हैं, ये हमारे महापुरुष खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव का मामला नहीं है, चुनाव की लड़ाई नहीं है, इसको हमारे भरने देने की लड़ाई चुनाव की नहीं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका की एक एजेंसी उनका इंटरव्यू लेने आई, बहुत प्रसिद्ध एजेंसी थी अमेरिका की। जो पत्रकार है उन्होंने कहा, मोदी जी आपकी पहचान क्या है। एक सवाल पूछा, मोदी जी आपकी पहचान क्या है। मोदी ने कहा कि मेरी 2 पहचान है, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। क्या बोला, पहला सवाल उसने बोला कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, और दूसरी पहचान है कि मेरी परवरिश गोलवलकर गुरुजी के देखरेख में हुई है। उसने ये नहीं बोला कि मेरी पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री से हुई, ये नहीं बोला उसने। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मेरी गुजरात का मुख्यमंत्री होने से पहचान है, ऐसा नहीं बोला उसने। उत्तर जो दिया वो उत्तर बड़ा गजब का है, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, हिंदू राष्ट्रवादी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब सबको अपने अपने धर्मों को मानने की अनुमति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने ईश्वर और उपासना की छूट है। इसलिए उस अनुच्छेद की वजह से मुसलमान भी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, उसकी वजह से भी आप जो है ये बुद्ध विहार में आके जो है वंदना करते हैं, इसकी वजह से ईसाई लोग भी प्रार्थना करते हैं। संविधान की वजह से संविधान बदल जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र में 4 बातें होती है, ध्यान रखो। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र को पढ़ के शास्त्री हुआ हूं। शास्त्री की उपाधि बौद्ध धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि जो है जैन धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि जो है वह ईसाई धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि हिंदू धर्म में ही मिलती है। किन लोगों को मिलती है, वो लोग जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ने में पारंगत रहते हैं। हिंदू धर्म के 313 धर्म ग्रंथ है। कितने धर्म ग्रंथ है? 313। अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति तो मेरी बात जरूर गौर से सुनना। हिंदू धर्म के 313 धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 120 स्मृतियां, 2 महाकाव्य रामायण महाभारत, 120 स्मृति, ऐसा मिला के 313 धर्म ग्रंथ को जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसको शास्त्री की उपाधि मिलती है कि नहीं? मैंने 313 पढ़े हैं, सब में क्या लिखा है मुझे पता है, इसलिए मैं बड़ा जबरदस्त विरोधी हूं उसका। 4 बातें होगी। पहला होगा वर्णवाद,
पहला होगा वर्णवाद, 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 होते हैं हिंदू राष्ट्र में, थे कि नहीं थे? 26 जनवरी 1950 के पहले थे कि नहीं थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 थे कि नहीं थे? बताओ। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी है गुलामगिरी 1873 में। उस गुलामगिरी किताब को ज्योतिबा फुले ने अमेरिका के निगरों को समर्पित किया। ज्योतिबा फुले क्या लिखते हैं? ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि भारत के शूद्र, पंडा, पुरोहित और ब्राह्मण के चंगुल से छूटना चाहिए। जैसे अमेरिका के काले लोगों ने गोरों के खिलाफ लड़ाई की, वैसे शूद्र जाति के लोगों ने भी लड़ाई करना चाहिए। फुले कौन थे? अरे फुले दलित नहीं थे, फुले हमारे ओबीसी के आदमी हैं। कि फुले ने किताब लिखी थी शूद्र, हम सब शूद्र जाति के लोग हैं। पहले हमको SC ST नहीं बोलते थे, ये तो अंग्रेज के जमाने में नाम आया जी। अंग्रेज को शूद्र समझता नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने अंग्रेजों को समझाने के लिए SC ST OBC शब्द लाया। शूद्र बोलते तो अंग्रेज चुप होते थे, क्या शूद्र वो समझते ही नहीं थे। तो उनके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 शब्द लाए, SC ST और OBC, है कि नहीं? OBC शूद्र है, SC ST अति शूद्र है। तो 4 वर्ण होंगे, यानी हम चौथे वर्ण में होंगे। और हमारे पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा जी, सरकार की नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी खत्म हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो बची है ना, ये दिख रही है, ये सब 10 साल में गायब हो जाएगी, सब उनके पास नौकरी चले जाएगी। एक वर्णवाद रहेगा, दूसरा रहेगा छुआछूत, दूसरा होगा छुआछूत, और तीसरा होगा सती प्रथा। कि मेरी बेटी समझेगी कि अब क्या सती प्रथा होगी। हाँ जी, एक आदमी को मैंने कहा यार 3-4 बातें होती है हिंदू राष्ट्र में। मैंने कहा धर्मशास्त्र में ऐसा ही लिखा है? मैंने कहा जैसा मैंने पढ़ा हूं कि हिंदू राष्ट्र में 3-4 बातें होगी, वर्णवाद होगा, छुआछूत होगी और सती प्रथा होगी। तो एक जवान लड़की बोली भैया हमको अब कैसे दिला देंगे? मैं क्या दिला देंगे, क्या तकलीफ है? तेरा पति मर जाएगा जवानी में, 10-20 लोग समाज के इकट्ठा होंगे, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, बाजा ठोकेंगे हम लोग, तो फेंकेंगे अंगार में। फेंकते थे पहले? अरे फेंकते नहीं फेंकते थे। ये सती प्रथा रहेगी। ये 4 बातें हिंदू राष्ट्र में रहती है। मोदी कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मेरी ये पहचान है। यानी मोदी क्या लाना चाहते हैं भारत में, सोच लो। मोदी भारत में क्या लाना चाहते हैं, सोच लो। और गोलवलकर गुरुजी की देखरेख में मेरी परवरिश हुई है, ये उसने कहा। क्या लिखा गोलवलकर ने? गोलवलकर ने किताब लिखा बंच ऑफ थॉट्स। गोलवलकर की किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। उस किताब में गोलवलकर गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने चेले को एक बात सिखा देता हूं कि जब भी तुमको भारत में राज करने का मौका मिले तो इस देश की 95% जनता को गरीब बना के रखना। गुरुजी सलाह दे रहे चेले को, किताब लिख के रखी है, मैं नाम भी बता रहा हूं, बंच ऑफ थॉट्स। पढ़ लेना, लाल किताब मिलती है मार्केट में। उस किताब में गुरुजी कहते हैं अपने चेलों से कि मेरे चेलो, जब तुमको भारत में राज करने का मौका मिले तो मेरी बात ध्यान रखना, 95% लोग गरीब बना के रखना, लाचार बना के रखना, ताकि ये तुम्हारी गुलामी करते रहे, और तब इन पे शासन करना। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 14 से लेकर आज तक इस देश के 80 करोड़ लोग गुलाम बना के रखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद मोदी बोलता है टीवी पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 90 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मुहैया कराती है। बोलते कि नहीं बोलते? 5 किलो राशन किसको लगता है? अरे 5 किलो राशन किसको लगता है भाई? 5 किलो राशन किसको लगता है? अमीर आदमी को लगता है, गरीब आदमी को लगता है? राशन की दुकान होगी, मोहल्ले में जाकर देख रहा है कौन खड़ा है। मैं होता हूं खड़ा गांव में कभी कभी राशन की दुकान में, सब हमारे लोग तेली भाजी कुंबी नाई धोबी कुंबी कलार माल चमार गोंड ग्वारे बंगी पेंडारी यादव अहीर, ये सब झोल लेके आते, भाव मजा राशन दे 5 किलो मने, है कि नहीं? क्यों भाई? और जिस देश के 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग गरीब हो, अबे वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी वाले सुन रहे होंगे, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, क्योंकि तुम्हारी पोस्ट आती है कि मोदी जी को जिताओ भारत विश्व गुरु बनेगा। अबे जिस देश के 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते होंगे, जिस देश में 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए महीने भर इंतजार करते होंगे, वो देश विश्व गुरु बनेगा। ये बोलने वाला भी मूर्ख और साले सुनने वाले भी मूर्ख। मेरा शरीर है, इस शरीर को ताजा रखने के लिए मुझे इसके हर अंग को ताजा रखना पड़ेगा। क्या बोलते भाई? हाँ, कि
सिर्फ मैंने हाथ काटा कर दिया, पैर को लखवा मार दिया तो हो जाएगा ठीक? हाँ? हो जाएगा ठीक? नहीं रहेगा ना भाई। मुझे पैर भी ठीक रखने पड़ेंगे, हाथ भी ठीक रखने पड़ेंगे, नाक भी ठीक रखने का, माथा भी ठीक रखना पड़ेगा। यानी देश के 150 करोड़ लोगों को जब तक आप बराबर नहीं लाओगे तब तक भारत विश्व गुरु बने ही नहीं सकता। तुम्हारा सपना रहेगा और तुम मूर्ख बना सकते हो बस इस देश के आदमियों को। ये मूर्ख बनाने में लगे हुए क्यों लगे हुए? और ज्यादा मूर्ख किसको बनाते हैं? ज्यादा मूर्ख हमारे ओबीसी के आदमी को बनाते हैं। मैं कल जो है सीता स्वामी भाषण दे रहा था तो मैंने बोला यार ये नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है कि नहीं? कितने हजार करोड़ का है जी? 18,000 करोड़ का राम मंदिर बनाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने 1400 करोड़ रुपए का लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया है। कितना? बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में 1400 करोड़ रुपए का अंबेडकर पार्क बनाया। तो पूरे देश भर के टीवी, पत्रकार, मीडिया, बुद्धिजीवी बोलते थे कि मायावती पत्थरों में पैसा खर्च कर रही है, मायावती पत्थरों में पैसा खर्च कर रही है, मायावती हाथी बना रही है, मायावती जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के पत्थर की मूर्ति बना रही है। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारी बहन ने जब हमारे बाप को सम्मान दिया वो तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति थी और तुमने अपने बाप को दिया वो क्या है? वो क्या है मैं तो पूछना चाहता हूं। तुमने 18,000 करोड़ खर्च किया, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमारे महापुरुष की हमने बना दी वो पत्थर की मूर्ति है। इनकी सोच समझो तुम क्या है, सोचो क्या है, क्या सोच है इनकी। राम मंदिर बने, हम उसके विरोध में नहीं है। और मैंने कहा कि राम मंदिर का आंदोलन 2 लोधियों शुरू किया था। सुनो, ये बताओ लोधियों को जाके गोंदिया में कि ये राम मंदिर बनाने का जो आंदोलन था इसमें नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं था क्या? पूरी रैली देख लेना, राम मंदिर की आंदोलन की पूरी रैली देख लो, उसमें नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं था। उस आंदोलन को शुरू करने वाले 2 ही लोधी थे, एक का नाम था कल्याण सिंह, दूसरा का नाम था उमा भारती। था कि नहीं? थे। उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश की उमा भारती, 2 ही लोधी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया था। और उसने ढूंढ के लाया आडवाणी नाम के सिंधी को, लाया कि नहीं? तो बाबा जी जो है उसको रथ निकाला और वो रथ निकालने का जो मतलब था वो क्या था? वो कोई राम मंदिर बनाने का मतलब नहीं था। वो जो मंडल कमीशन लागू हुआ था ओबीसी के लिए, उसको रोकने का काम आडवाणी ने किया कि नहीं किया? और कमंडल भारी हो गया, मंडल पीछे हो गया। राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मोदी ने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? कल्याण सिंह मर गए, हम मानते हैं कि कल्याण सिंह को आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन उमा भारती आज भी जिंदी है, आज भी जिंदी है। उमा भारती को सादा निमंत्रण भी नहीं भेजा, सादा निमंत्रण भी नहीं भेजा। जब कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, बुद्ध विहार बनते हैं, उसकी ट्रस्ट की समिति होती है कि नहीं होती? जैसे बाजू में बुद्ध विहार की समिति होगी, इसका एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, कुछ सचिव, कुछ मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? वैसे राम मंदिर की भी समिति है अयोध्या में। तो राम मंदिर की समिति में 18 लोग हैं। उमा भारती तो गई काम से, कल्याण सिंह तो है ही नहीं, विनय कटियार को बुलाया नहीं, आडवाणी को पूछे भी नहीं, पूछा क्या? और भगवान राम कौन जात के थे मालूम है आपको? भगवान राम क्षत्रिय जात के थे। कौन थे? क्षत्रिय राजपूत। वो कमेटी की 18 में भगवान राम की जाति का एक भी मेंबर नहीं है। कमेटी जो है ना अयोध्या के राम मंदिर की, अबे तेली कुनबी तुम तो छोड़ो, बहुत दूर हो। तेली कुनबी, नाई, धोबी, सुनार, सुतार, तुम तो बहुत दूर हो। जिस जाति के भगवान राम थे उस जाति का एक भी व्यक्ति उस 18 लोगों की कमेटी में नहीं है कि नहीं है? बंदिया तो है ही नहीं, कोई अंदर नहीं है, तो नारियल बेचेगा, सामने मिठाई बेचेगा, पैसे कमाएगा। हमारा मामला ही नहीं है तो कौन है? सब सेंडी वाले। अजय 18 लोगों में पूरे सेंडी वाले ही है। मंदिर जो है हमारे पैसे का आंदोलन हमारे लोगों ने चलाया और पूरे ये बन गए उसमें सेंडिया, है कि नहीं? और अब बता रहा है पूरे देश में जाओ, दर्शन करने जाओ, तेली खूब, धोबी खूब, नाई खूब, खलार खूब, कुनबी खूब, सब खूब जाओ, अयोध्या जाओ। और क्या करोगे जाके? पैसे तो देके आओगे ना। मैंने एक बार बोला यार मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता तो मैंने कहा मैं एक कानून पास करता, कुछ करता चाहे मत करता, मैंने कहा एक कानून बनाता। बोले कौन सा वाला?
मैंने कहा कानून बनाता कि जैसे मुसलमान 3 बार मस्जिद में जाता, कितने जाता है? 5 बार। 5 बार मुसलमान मस्जिद में जाता है, ये उसके लिए अनिवार्य काम है। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश में घोषित कर देता कि मध्य प्रदेश में जितने हिंदू रहते हैं इनको 10 बार मंदिर में जाना सवेरे से अनिवार्य है। 10 बार जाना अनिवार्य है, पर शर्त एक रहेगी, सीसीटीवी कैमरा रहेगा। कोई व्यक्ति मिठाई नहीं चढ़ाएगा, कोई व्यक्ति नारियल नहीं चढ़ाएगा, कोई व्यक्ति पैसे नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ एक फूल चढ़ा के हर हिंदू आएगा। ऐसा कानून मैंने कहा मैं बना देता। क्या होगा? पैसे मत चढ़ाना, नारियल और मिठाई मत चढ़ाना, और जिसने चढ़ाया उसको सजा होगी 5 साल की। कैमरा लगा जाएगा मंदिर में सामने कि किसने पैसे चढ़ाया, किसने नारियल मिठाई चढ़ाया। नतीजा ये होता दोस्तों, 6 महीने के अंदर मंदिर छोड़ के सारे पुजारी भग जाते हैं। भग जाते कि नहीं भग जाते? है क्यों? मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो तुम तो एक ही बार जा रहे हो यार, तुम्हें बोलता 5 बार लगा मेरे भाई। जैसे मियाँ 5 बार जाता है कि नहीं जाता, तो तुम भी 5 बार जाओ, मैं थोड़ी विरोध कर रहा हूं। सुबह उठो फिर जाओ, 10 बजे फिर जाओ, 2 बजे फिर जाओ, 4 बजे जाओ, खाना खाने से जाओ, हाथ जोड़ो भगवान के, पर ध्यान रखना वहां जो बैठा है उसको देखे कुछ मत आना। एक फूल चढ़ाना ले जाए घर से, तुम्हारे घर का फूल चढ़ा रहा भगवान जी, ठीक है आ जाना घर को। देखना वो बैठने वाला व्यक्ति वो बोलेगा यार साला क्या हो गया रे, सब भग जाएंगे, भग जाएंगे, भग जाएंगे। एक बहुत बड़े इतिहासकार ने बहुत अच्छी बात कही, शासन चलाने वाले लोग, शासन चलाने वाले लोग जिन पर वो शासन करते हैं उनको धर्म का नशा पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? धर्म का नशा। आज जो बीजेपी कर रही है, लोधी को, कुंभी को, तेली को, नाई को, धोबी को, सुनार को, सुतार को, इनको धर्म का नशा पिला दिया बस धर्म का नशा। अजय नौकरी गई, इंजीनियरिंग किया हुआ बेटा सड़क पे खाली घूम रहा है, पीएचडी की हुई बेटी सड़क पे खाली घूम रही है, एमए एमएससी किया हुआ बेटा बेटी सड़क पे खाली घूम रही है, उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, कोई लेना देना नहीं। सारी नौकरी खत्म कर दी गई है, निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट लाइफ ला दिया गया है, इनको धर्म का नशा पिला दिया गया। ये बोलते मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। कार्ल मार्क्स कहते थे इस बात को कि धर्म अफीम का नशा है, ये जिसको पिला दिया जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये हमारे ओबीसी को धर्म का नशा पिला दिया किसने? मोदी ने। रोजगार गए, 2 करोड़ रोजगार देंगे इसकी बात कही थी। कितनी बात कही थी? 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष, ऐसी बात मोदी ने 14 में कहा था। दोस्तों 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात है जी। कोरोना जब आया इस देश में तो अपने देश में कानून था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में श्रम मंत्री रहते हुए कानून बनाया था, लेबर एक्ट। उस कानून का मतलब ऐसा था कि अगर कोई फैक्ट्री है वो फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, उसमें 6000 मजदूर काम करते हैं, तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे, 2-2 हजार मजदूर 3 शिफ्ट में 8 घंटा काम करेंगे। मोदी जी ने कानून को बदला बाबा साहब अम्बेडकर के, इन्होंने कहा कि 8 घंटे नहीं, आप फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर होगा वो 12 घंटा काम करेगा। बाबा साहब का एक बना हुआ नियम बदल दिया इनने, 8 का 12 कर दिया। नुकसान के बाद सुन लो, नुकसान हुआ कि 2 फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चलती थी, वो 2 शिफ्ट में आ गई, है नहीं? 12 24 आ गई, पहले 8 या 24 होती थी, अब 2 या 6 होते थे, 3 शिफ्ट चलती थी, अब 1 शिफ्ट बंद हो गई। यानी एक फैक्ट्री से 2000 मजदूर काम करने वाले निकाल दिए गए। ऐसे पूरे देश में 2.5 करोड़ लोग कोरोना के समय मोदी जी ने निकाल दिए। नौकरी दी नहीं, उल्टी छीन ली कि नहीं छीनती। और जब हमारा एमए एमएससी बीएससी इंजीनियरिंग किया लड़का लड़की गए कि रोजगार दो मोदी जी रोजगार दो, तो अमित शाह कहते हैं कि इस देश में रोजगार फौजगार कुछ नहीं है। ऐसा करो, जिस गांव में रहते हो वहां पर चौक में जाओ, भजिया की दुकान लगा लो, खत्म करो। क्यों भजिया की दुकान? भजिया समय तो पकौड़ा बोलते हैं, उसको हिंदी भाषा में गाँव में भजिया बोलते हैं। अब पकौड़ा बोलेगा तो गाँव आदमी समझता नहीं है, बोलते भजिया बनाओ। एमए एमएससी बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद भजिया बनाओ, तो भजिया ही बनाना है, पकौड़ा ही तलना है, तो फिर एमए एमएससी क्या करना है? अनपढ़ आदमी भजिया बना देता है कि? तो ये तुमको कुल मिला के शिक्षा से दूर करना चाहते हैं मेरे भाई। ये लड़ाई जो 24 की आके खड़ी हुई है, ये आखिरी लड़ाई है। अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की आखिरी लड़ाई है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी वहीं पहुंचा दी जाएगी जहां पे तुम्हारे दादा आए थे। इसकी तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, ध्यान रखना। ये लड़ाई अगर तुम हार गए
तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मोदी जी वहीं पहुंचा देंगे जहां से तुम्हारे दादा आए थे। कहां से आए थे? कहां थे उत्तम, बताओ। हमारे दादा कहां रहते थे? हमारे दादा गांव में रहते थे, है कि नहीं? हमारे दादाजी गाय भैंस चलाया करते थे, हल चलाया करते थे, बैल बंडी से ऊपर कोई काम ही नहीं था। क्यों भाई? ओबीसी के लोग पेश करते थे कि नहीं करते थे? गाय भैंसी हल बैल बकरी, इससे ऊपर हम नहीं थे ओबीसी के आदमी। ये तुम्हारे जो गोंदिया शहर में ओबीसी के लोग सरकार की नौकरी करने आ गए होंगे, मास्टर, डॉक्टर, बाबू, इंजीनियर, चपरासी बनके, वो अपने दादा का इतिहास उठाना। तुम्हारे दादा गांव में क्या करते थे? गाय बकरी बैल भैंसी हल, इससे ऊपर कुछ नहीं था तुम्हारे पास। फूले साहू अंबेडकर ने आंदोलन चलाया, आज तुम इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, मास्टर हो गए, बाबू हो गए, चपरासी हो गए, सब हो गए। मोदी जी कहते हैं हमको पसंद नहीं है, तुमको वहीं ले जाएंगे जहां पे तुम्हारे दादा आए हुए थे। 80 के लोग ये कहां थे? कहां थे बताओ? भरने जी अजय गांव के बाहर थे, बाबा साहब ने अंदर ला दिया, अभी ला दे के लिए। और गांव के बाहर भी थे तो जानवर से भी बेकार थे, जानवर भी नहीं थे। जानवर कम से कम लोग आने देते थे घर पे, छप्पर पे, इनको आने भी